नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपके अपने चैनल इंदिरा एजुकेशन सेंटर में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, जो आज की क्लास है यह स्पेशल बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए और सी टेट, यूपी टेट या सुपर टेट, यह जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह क्लास अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है यह हिंदी की क्लास नंबर 4 है। दोस्तों, हिंदी की क्लास नंबर 4 के अंतर्गत हम देखेंगे संधि का भाग 1 या पार्ट 1। दोस्तों, संधि को हम 2 से 3 पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि संधि एक ऐसा चैप्टर है कि यह बहुत डिटेल से पढ़ना पड़ेगा तभी यह समझ में आएगा। दोस्तों, इसी तरीके से हमने प्रश्नों को लिया है और उसी तरीके से इसको काफ़ी डिटेल में कराया है ताकि यह क्लास देखने के बाद और कहीं से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस क्लास का पहला क्वेश्चन है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, समास कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं या प्रत्यय कहते हैं? तो यदि राइट आंसर की बात की जाए कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं तो हम इसे कहते हैं संधि। दोस्तों, थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं या इसकी परिभाषा को देख लेते हैं कि हम किस प्रकार से संधि को समझ सकते हैं या इसको पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, कहा जाता है कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है संधि कहलाता है। तो दोस्तों, कहने का अर्थ है कि जब दो वर्ण मिलते हैं तो उन वर्णों के मेल से एक नए वर्ण का निर्माण होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। कहा जाता है कि संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि या पहले वर्ण का मेल होता है। तो दोस्तों, इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि यह किस प्रकार मेल होता है या किस प्रकार नए वर्ण का निर्माण होता है। जैसे हमने देखा कि देव प्लस आलय, इसको मिलाकर देवालय बन जाता है। तो हमने देखा कि देव, जो पहला शब्द देव है और दूसरा आपका आलय शब्द है, तो देव जब हम बोल रहे हैं तो वा में छोटे आ की ध्वनि आ रही है। तो दोस्तों, हमने देखा कि यहाँ से हमें क्या लेना है? आ लेना है पहले शब्द से, और दूसरे शब्द से हमें क्या लेना है? तो दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है वह है आपका बड़ा। तो दोनों को यदि मिलाएंगे तो आपका बनता है बड़ा अ। तो दोस्तों, इसलिए यहाँ पर देव प्लस आलय आपका देवालय हो गया। तो दोस्तों, हमने देखा कि किस प्रकार से पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलकर एक नए वर्ण या एक नए शब्द का निर्माण करता है। जैसे देखेंगे कि जगत प्लस नाथ, यह हो जाएगा आपका जगन्नाथ। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो दोस्तों, यहाँ पर पूछा है कि संधि के कितने प्रकार हैं। तो संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। दोस्तों, इसको देख लेते हैं कि वह कौन कौन सी संधियाँ हैं या उनको हम किस नाम से जानते हैं। दोस्तों, जो 3 प्रकार पाए जाते हैं उनमें पहला है आपका स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। दोस्तों, जैसे जैसे हम क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे इन चीज़ों को, जो जितनी भी संधियाँ हैं उनको हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। स्वर संधि की कितने भेद हैं? तो हमने देखा कि संधि के कितने भेद हैं, तो 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यहाँ पर पूछा है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो दोस्तों, स्वर संधि क्या होती है? जहाँ पर स्वरों से स्वरों का मेल होता है, जहाँ पर स्वरों से स्वरों का मेल होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। दोस्तों, यदि बात की जाए कि स्वर संधि के कितने भेद हैं तो वह होते हैं आपके 5 भेद। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों, देख लेते हैं कि वह 5 नाम कौन कौन से हैं। पहला है आपका दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि और चौथा है यण संधि और पांचवा है अयादि संधि। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। दोस्तों, यहाँ से स्वर संधि के जो उदाहरण हैं उनको हम देखते हुए चलते हैं। तो है आपका कपीस। कपीस में पूछा है कि इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि है, दीर्घ संधि है, व्यंजन संधि है या स्वर संधि है? तो दोस्तों, कपीस जो है यहाँ पर स्वर संधि तो है, लेकिन यदि डेफिनेटली बात की जाए कि स्वर संधि के भेद में जो है इनमें कौन सी संधि है तो वह है आपका
दीर्घ संधि। कौन सा है आपका? दीर्घ संधि। इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों हमने देखा कि जो कपीस शब्द है, यदि इसका विच्छेद किया जाए तो पहला शब्द प्राप्त होता है कपि और दूसरा प्राप्त होता है ईस। तो दोस्तों पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण प्राप्त होगा हमें वह ई प्राप्त होगा, और जो दूसरे शब्द का पहला वर्ण प्राप्त होगा यह भी ई प्राप्त होगा। तो दोनों में को मिलाकर यहाँ पर बड़ी ई का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर बड़ी ई का निर्माण हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से कपि प्लस ईस मिलाकर कपीस हो जाएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं कि जो दीर्घ संधि है, दीर्घ संधियों में किस प्रकार से स्वरों का मेल होता है और किस प्रकार से नए स्वर का निर्माण होता है। तो दोस्तों देख लेते हैं थोड़ा सा कि अ प्लस आ मिलकर आ हो गया, आ प्लस अ मिलकर भी आ हो गया, ई प्लस ई मिलकर ई हो गया, ई प्लस ई मिलकर ई हो गया, उ प्लस उ मिलकर उ हो गया। दोस्तों ये इस तरीके से देखते चलेंगे तो क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों जितना भी लिखा गया है आप स्टॉप करके देख लीजिएगा किस प्रकार से किन वर्णों का मेल हो रहा है और कौन से नए वर्ण बन रहे हैं। सदैव में प्रयुक्त संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों सदैव जो संधि है इसमें स्वर संधि है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि किस प्रकार से यह इसमें स्वर संधि पाई जाती है। तो दोस्तों यदि बात की जाए कि जो हम सदैव का विच्छेद करेंगे तो हमें प्राप्त होगा सदा प्लस एव। तो पहले शब्द से हमें आ प्राप्त होगा और दूसरे से ए प्राप्त होगा। तो दोनों को मिलाकर अ शब्द बन गया। क्या बन गया? अ बन गया। इसलिए यहाँ पर जो है यह आपका स्वर संधि होगा। यदि कहा जाए कि जो स्वर संधि के भेद हैं उनमें से कौन सी संधि इसमें पाई जाएगी, तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ भी अ और जहाँ भी औ की मात्रा या जिस शब्द में अ और औ की मात्रा पाई जाए वह डेफिनेटली आपका वृद्धि संधि होता है। कौन सा? वृद्धि संधि होता है। इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? संयोग, मनोहर, नमस्कार या पवन? तो दोस्तों इसमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें स्वर संधि पाई जाती है। तो दोस्तों यदि राइट आंसर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर 4। पवन क्या है? एक स्वर संधि है। तो दोस्तों इसको देख लेते हैं कि किस प्रकार से या इन चारों ऑप्शनों में से कौन कौन सी संधि पाई जाती है। तो दोस्तों संयोग का यदि संधि विच्छेद करेंगे तो हमें प्राप्त होता है सम प्लस योग। तो यह एक व्यंजन संधि है। मनोहर का विच्छेद करेंगे तो मनः प्लस हर प्राप्त होगा। और दोस्तों जहां पर आपका विसर्ग लगा हो वह डेफिनेटली आपका विसर्ग संधि होता है। नमस्कार नमः प्लस कार प्राप्त होगा और यह भी विसर्ग लगा हुआ है तो यह भी एक विसर्ग संधि है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कि जो पवन है यह किस प्रकार स्वर संधि है। तो दोस्तों पवन का विच्छेद करेंगे तो पो प्लस अन प्राप्त होता है। तो दोस्तों जो पहला शब्द है उससे हमें प्राप्त होगा ओ और दूसरे शब्द से हमें प्राप्त होगा आ। तो दोनों को मिलाकर अब हो जाता है। यह क्या है आपका? यह आपका अयादि संधि का उदाहरण है। इसलिए यह क्या है? आपका स्वर संधि है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? सदैव, जलौग, गुरूपदेश या परमोदार्य? तो दोस्तों अभी हमने बताया कि जिस शब्द में अ और औ की मात्रा पाई जाती है वह आपका वृद्धि संधि होता है। दोस्तों तो यहाँ पर सदैव, जलौग या परमोदार्य यह सभी क्या है? वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 गुरूपदेश। यदि गुरूपदेश की बात की जाए तो यह हो जाए आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। दोस्तों देख लेते हैं कि जो यह वृद्धि संधि है इसमें किस प्रकार से स्वरों का मेल होता है। तो दोस्तों आ प्लस ए मिलाएंगे तो आय बनता है, अ प्लस ए मिलाएंगे तब भी ए बनता है, आ प्लस ए मिलाएंगे तब भी ए बनता है, आ प्लस ए मिलाएंगे तब भी ए बनता है। और देखेंगे कि अ प्लस ओ मिलाएंगे तो औ हो जाता है, आ प्लस ओ मिलाएंगे तो औ हो जाता है, अ प्लस ओ मिलाएंगे तब भी औ हो जाता है, आ प्लस औ मिलाएंगे तब भी औ हो जाता है। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि जिस शब्द में अ और औ की मात्रा पाई जाती वह वृद्धि संधि होती है। निम्न में से दीर्घ संधि
युक्त पद कौन सा है? महर्षि, देवेंद्र, सूर्योदय या दैत्यारी। तो दोस्तों पूछा है कि किस शब्द में दीर्घ संधि पाई जाती है। तो दोस्तों जो महर्षि है, देवेंद्र है, सूर्योदय है, यह आपके सभी गुण संधि है। क्या है? आपके गुण संधि हैं। जबकि दैत्यार जो है यह आपका दीर्घ संधि है। इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों जो दीर्घ संधि होता है उसमें जैसे आ प्लस आ करेंगे तो आ हो जाता है। उसमें दोनों वर्ण मिलकर क्या होते हैं, जो छोटी मात्रा होती है वह बड़ी मात्रा में चेंज हो जाती है। पवित्र में प्रयुक्त संधि कौन सी है? यण संधि है, गुण संधि है, अयादि संधि है या वृद्धि संधि है? तो दोस्तों यदि राइट आंसर की बात की जाए कि पवित्र में जो संधि है वह है आपका अयादि संधि। इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों देख लेते हैं कि जैसे हमने पवित्र का यदि विच्छेद किया तो हमें प्राप्त हुआ पो प्लस इत्र। यहाँ पर ओ प्लस ई प्राप्त हुआ। तो दोनों को यदि मिलाएंगे या जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा अवि। क्या प्राप्त होगा? अवि। इसलिए पो प्लस इत्र मिलकर क्या हो गया? अवि बन गया। या इसलिए यह पवित्र शब्द बन गया। तो दोस्तों देख लेते हैं कि अयादि संधि में किस प्रकार से वर्णों या स्वरों का मेल होता है। तो दोस्तों ए प्लस अ हो जाएगा, अ प्लस अ आय हो जाएगा, अ प्लस ई आय हो जाएगी, ओ प्लस अ हो जाएगा, ओ प्लस ई अवि हो जाएगा, ओ प्लस ई अवि हो जाएगा, ओ प्लस आव हो जाएगा, ओ प्लस ई आवी हो जाएगा और अ प्लस उ आपका आव हो जाएगा। तो दोस्तों हमने देखा कि जो हम ये पवित्र शब्द में जो सूत्र प्रयोग हुआ है वह हुआ है ओ प्लस ई अवि बन गया है। परोपकार में प्रयुक्त संधि कौन सी है? विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यौन संधि? तो दोस्तों राइट आंसर है कि परोपकार में जो संधि है पाई जाती है वह है आपका गुण संधि। क्या है? आपका गुण संधि। दोस्तों आपको जहाँ भी ए की मात्रा मिले और जहाँ भी ओ की मात्रा मिले आप आंख मूंद कर लगा देना, आपका गुण संधि होगा। क्या हो जाएगा? आपका गुण संधि हो जाएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं कि किस प्रकार से गुण संधि में वर्णों का मेल होता है या परोपकार में किस प्रकार से गुण संधि पाई जाती है। यदि परोपकार का विच्छेद किया जाए तो हमें प्राप्त होगा पर प्लस उपकार। पर जब हम बोल रहे हैं तो रा में आपके छोटे आ की ध्वनि आ रही है, तो दूसरे से हम उठाएंगे आपका ओ, तो आ प्लस उ मिलकर ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? आपका ओ हो जाएगा। इस प्रकार यह परोपकार हो गया। तो दोस्तों देख लेते हैं कि किस प्रकार से वर्णों का मेल होता है। तो दोस्तों अ प्लस ई करेंगे तो ए हो जाएगा, अ प्लस ई करेंगे तो तब भी हो जाएगा, आ प्लस ई करेंगे तब भी ए बनेगा, आ प्लस ई करेंगे तब भी ए बनेगा और आ प्लस उ करेंगे तो ओ हो जाएगा, अ प्लस उ करेंगे तो भी ओ हो जाएगा, आ प्लस उ करेंगे तो भी ओ हो जाएगा, आ प्लस उ आपका तब भी हो जाएगा। दोस्तों यह ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर दिया गया है आ प्लस री तो अर हो जाता है, आ प्लस री तब भी अर हो जाता है। तो दोस्तों आपको जहाँ भी ए की मात्रा दिखे, जहाँ भी ओ की मात्रा दिखे और जहाँ पर अर शब्द बनता हो उनमें आपका गुण संधि पाया जाता है। प्रत्येक में प्रयुक्त संधि कौन सी है? गुण संधि है, यण संधि है, अयादि संधि है या वृद्धि संधि है? तो दोस्तों प्रत्येक में जो संधि पाई जाती है वह है आपका यण संधि। इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि यह जो प्रत्येक शब्द है यदि इसका विच्छेद किया गया तो हमें प्राप्त हुआ प्रति प्लस एक। तो पहले शब्द से हम लेंगे ई और दूसरे से ए हो गया। तो यहाँ पर ये जो ता है आधा हो गया और यहाँ पर इन दोनों के मेल से या बन गया। क्या बन गया? आपका या बन गया। इसलिए यहाँ पर यण संधि है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि यण संधि में भी किस प्रकार से वर्णों का मेल होता है और किस प्रकार से नए वर्ण का निर्माण होता है। तो ई प्लस आ मिलाएंगे तो या हो जाएगा, ई प्लस आ मिलाएंगे तो या हो जाएगा, ई प्लस उ मिलाएंगे तो यू हो जाएगा, ई प्लस उ मिलाएंगे तो यू हो जाएगा, ई प्लस ए मिलाएंगे तो ए हो जाएगा,
ई प्लस आ मिलाएंगे तो या हो जाएगा, ई प्लस ए मिलाएंगे तो ए हो जाएगा, ऊ प्लस आ मिलाएंगे तो वाह हो जाएगा, ऊ प्लस आ मिलाएंगे तो वाह हो जाएगा, और ऊ प्लस ई मिलाएंगे तो वी हो जाएगा, ऊ प्लस ए मिलाएंगे तो वी हो जाएगा, और ऊ प्लस ओ मिलाएंगे तो ओ हो जाएगा, ऊ प्लस आ मिलाएंगे तो वाह हो जाएगा, री प्लस आ मिलाएंगे तो रा हो जाएगा, री प्लस आ मिलाएंगे तो रा हो जाएगा, और री प्लस ई मिलाएंगे तो री हो जाएगा। दोस्तों इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आप समझ गए तो आप चुटकियों में संधि को कर सकते हैं। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? इत्य प्लस यादि, इति प्लस यादि, इत्य प्लस आदि, इति प्लस आदि। तो दोस्तों राइट आंसर है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद इति प्लस आद है। दोस्तों यहाँ पर ई प्लस आ का मेल हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर यह चीज जो है यह ता जो है आधा हो गया है और यहाँ पर या शब्द बन गया है। दोस्तों यहाँ जो इत्यादि शब्द है इसमें कौन सी संधि पाई जाएगी? तो यौन संधि पाई जाएगी। निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है? निर प्लस अर्थक, निरह प्लस अर्थक, निह प्लस अर्थक या निरा प्लस अर्थक। तो दोस्तों राइट आंसर है कि निरर्थक का सही संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर 3 निह प्लस अर्थक है। धरेश का सही संधि विच्छेद क्या है? धरा प्लस अस, धर प्लस ईस, धरा प्लस ईस, धरा प्लस इस। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कि धरेश का सही संधि विच्छेद धरा प्लस ईस है। यहाँ पर आ प्लस ई मिला है तो यहाँ पर क्या हो गया आपका? ए बन गया है, ए बन गया है, इसलिए यहाँ पर क्या है आपका? इस शब्द में गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। निराशा का सही संधि विच्छेद क्या है? निरा प्लस आशा, निर प्लस आशा, निह प्लस आशा और निरह प्लस आशा। तो दोस्तों जो निराशा शब्द है यह विसर्ग संधि है, या क्या है आपका? विसर्ग संधि है, इसलिए राइट आंसर है आपका निह प्लस आशा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या है? मोह प्लस उष्ण, महा प्लस उष्ण, महो प्लस उष्ण, महा प्लस उष्ण। तो दोस्तों राइट आंसर है कि महोष्ण का सही संधि विच्छेद महा प्लस उष्ण है। तो दोस्तों यदि बात की जाए कि जो महोष्ण शब्द है इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें आपका गुण संधि है। कौन सा संधि है आपका? गुण संधि है, क्योंकि यहाँ पर ओ की मात्रा है। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों राइट आंसर है कि आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद आपका आशीह प्लस वाद है। दोस्तों यह भी क्या है आपका? एक विसर्ग संधि है। क्या है आपका? विसर्ग संधि। जहां भी विसर्ग का चिन्ह लगा हो वहां पर डेफिनेटली आपका विसर्ग संधि पाया जाएगा। सन्मत का सही संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों यदि राइट आंसर की बात की जाए कि सन्मत का सही संधि विच्छेद तो आपका है सत्य प्लस मति। तो दोस्तों यदि बात की जाए कि सन्मत में कौन सी संधि पाई जाएगी, तो आपका यहाँ पर पाई जाएगी व्यंजन संधि। तो दोस्तों जो व्यंजन के रूल या नियम होते हैं कि किस प्रकार से कौन से शब्द किस वर्ण या शब्द में बदलते हैं, तो दोस्तों उसको हम अगले क्लास में बहुत डिटेल से देखेंगे। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है? अनु प्लस अ, अनु प्लस आय, अनु प्लस अ, अनु प्लस आय। तो दोस्तों यदि राइट आंसर की बात की जाए कि अन्वय का सही संधि विच्छेद, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनु प्लस अ, यह हो जाएगा आपका अन्वय। यदि बात की जाए कि अन्वय में कौन सी संधि है, तो अन्वय में आपका यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। तो दोस्तों आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। इसमें पूछा है कि इनमें कौन सा शब्द है जो स्वर संधि का उदाहरण है? अधोगति, उच्चारण, दिग्गज या मनमंत्र। तो दोस्तों राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 कि मनमंत्र जो है यही आपका स्वर संधि का उदाहरण है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि जो ऑप्शन में और शब्द दिए गए हैं वह उनमें कौन कौन सी संधि पाई जाती है। तो अधोगति का विच्छेद हमने किया तो अधः प्लस गति प्राप्त हुआ, इसलिए यह आपका प्रभाव है विसर्ग संधि। उच्चारण उत प्लस चारण, इसमें आपका है व्यंजन संधि। और आपका दिग्गज दिक् प्लस गज, इसमें भी आपका क्या है? व्यंजन संधि है। लेकिन जो मनवंतर शब्द है इसमें आपका
जो शब्द है यह आपका स्वर संधि का है। दोस्तों यदि मनवंतर शब्द की बात की जाए कि इसमें कौन सी स्वर संधि है, तो आपका यण स्वर संधि है। कौन सी? यण स्वर संधि पाई जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों क्योंकि यहाँ पर हमने डिटेल भी बहुत बेहतरीन तरीके से कराया है, इसलिए क्लास लंबी हो सकती है। दोस्तों इसको हम 1 या 2 पार्ट में और करेंगे, बहुत ही डिटेल में करेंगे। तो दोस्तों यदि आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे तो आप लोगों को डेली क्लास मिलती रहेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।